ओके, वेलकम बैक। तो अब हम लोग नया सब्जेक्ट जो है अपना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज HMT, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड विद द सेम प्रोसेस जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमने अप्लाई किया है अब तक, जो अपना लर्निंग प्रोसेस है उसी प्रोसेस से इस सब्जेक्ट को भी हम लोग डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो here first of all we are going to discuss about the syllabus of the subject and what is the weightage of subject chapter wise in different exams। कितने मार्क्स का किस एग्ज़ाम में आपका ये पूछा जाता है और टोटल जो चैप्टर्स हैं आपके उनमें से कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि हर सब्जेक्ट का नियरली 50% सिलेबस जो होता है वो आपको 80% मार्क्स उस सब्जेक्ट के देता है। ठीक है, और बचा हुआ 50% सिलेबस जो है वो ओनली 20-25% मार्क्स तक ही देता है। ओके, तो लुक हियर, एक नज़र मारते हैं इस पर क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से कितना पूछा गया है अब तक। सो लुक हियर, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, इधर आपके चैप्टर्स मेंशन हैं। टोटल देखो इसमें 6 चैप्टर आपके मेंशन हैं। कंडक्शन, फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन, ये भी कन्वेक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये कंडक्शन हो गया, ये कन्वेक्शन एंड दिस इज रेडिएशन। ठीक है, हीट एक्सचेंजर जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन का ही एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, ऑफ फिन्स और अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, ये चैप्टर भी इन दोनों कंडक्शन और कन्वेक्शन का ही एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पूरा सिलेबस है। एक चैप्टर और रहता है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, वो ईएससी के सिलेबस में है, गेट के सिलेबस में नहीं है। फिलहाल हम लोग गेट के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें गेट एग्जाम में लास्ट 18-20 ईयर्स में किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मार्क्स नहीं है, ये पूछे गए हैं। सो यू कैन सी हेयर कि इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहला देखो कंडक्शन, कंडक्शन से 42 क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट ईयर के इसमें काउंट नहीं है, तो और एक दो क्वेश्चन आप मान सकते हो, इसमें इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मेजर आपका जो टॉपिक है दैट इज रेडिएशन, रेडिएशन से आपके पूछे गए 26 से 28 क्वेश्चन, 26 to 28 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर हीट एक्सचेंजर, 24 to 26 क्वेश्चंस। तो दीज 3 चैप्टर्स आउट ऑफ total 6 chapter, only these 3 chapters means this 50% syllabus will give you 80% marks of this subject, 80% marks of this subject। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर ये इस सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचा, तो इसमें आप क्या करो, ये सिर्फ 3 चैप्टर को कवर कर लो, बाकी को आप छोड़ भी सकते हो। टाइम है तो नहीं छोड़ना है, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर किसी ने लेट स्टार्ट किया है, वो नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वो इन चैप्टर्स को स्किप कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, आपका इन 3 चैप्टर से ही काम बन सकता है। फॉर द पॉइंट, बचे हुए जो 3 चैप्टर हैं ये कन्वेक्शन के पार्ट है। कन्वेक्शन में ये आप देख सकते हैं 12 से 13 क्वेश्चन फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन से पूछे गए हैं। 17 से 19 क्वेश्चन जो हैं वो फ्लो ओवर प्लेट एंड पाइप्स। ठीक है, इसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का भी यूज़ आ जाता है। ठीक है, जो अपने बाउंड्री लेयर थ्योरी जो थी है ना, लेमिनार टर्बुलेंट, उसका भी यूज़ यहाँ पे होता है। तो ये चैप्टर अगर आप देखेंगे बुक में भी देखेंगे तो इनका जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। इन 3 चैप्टर का कंटेंट जो है वो इन 3 चैप्टर का लगभग डबल है। मतलब अगर इनको पढ़ने बैठोगे तो इन 3 चैप्टर से ज़्यादा टाइम लगेगा, बट नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो उन 3 चैप्टर से कम है। तो समझदारी इसी में है कि अगर आपको ये सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, अगर आपके पास कम टाइम है,
तो आप इन्हीं 3 चैप्टर्स को करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हुआ मेन किस सब्जेक्ट का वेटेज चैप्टर वाइज क्या है। अब बात आती है किन रेफरेंस बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो बुक्स यहाँ पे मेंशन है, यू कैन सी हेयर। फर्स्ट आरसी सचदेवा, ये देख सकते हैं आप। अगर किसी के पास पीके नाग है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, पीएल धार भी रेफ़र कर सकते हैं। और थोड़ा एडवांस आपको अगर थ्योरी समझनी है, देखो इनमें से भी अगर कोई बुक है वो चलेगा, आपको ये बुक खरीदने की नीड नहीं है। ठीक है, नो नीड टू परचेज दिस बुक, कि सर ये सर ने बोला ये बहुत एडवांस है तो हम यही बुक खरीद के बैठ जाएं और इससे पढ़ने लग जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो मैं कहता हूँ सिंपल बुक्स है, आपकी बेसिक बुक्स हैं, इंडियन ऑथर की ही हैं, जो आपने अपने कॉलेज में भी पढ़ी है उसी से पढ़ो, उससे ज़्यादा समझ में भी आएगा। और अगर इनको आपने कंप्लीट किया नहीं है, इनको समझ आप पाते नहीं हैं, तो इन सबको पढ़ने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज दी रेफरेंस बुक्स। अब आ जाता है वेटेज इन डिफरेंट एग्जाम्स। तो गेट में जो आपको मिलता है मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स का इस सब्जेक्ट से आपको मिल सकता है। ऑन एन एवरेज 4 to 6 मार्क का आपको मिलता ही है। यहाँ जो ये मार्क्स मेंशन है ये मैक्सिमम है ना, किसी भी साल में पूछे गए होंगे वो हैं। तो गेट में इसका वेटेज 8 to 10 मार्क्स तक जाता है। ईएसी की बात करें तो पहले प्रीलिम्स यानी ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो 25 मार्क्स के अराउंड पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में भी ये 40 मार्क्स के अराउंड पूछा जाता है। तो ठीक ठाक वेटेज है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट आईएएस की भी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो सीएससी में प्रीलिम्स में तो अब नहीं पूछा जाता है। 2012 के बाद प्री आपका टेक्निकल तो बंद हो गया, ये सिर्फ मेंस की बात है, सब्जेक्टिव की बात चल रही है, ओनली मेंस। तो मेंस में ये एक पेपर में 2 पेपर रहेंगे, उसमें से एक पेपर में ये 80 to 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ईएससी में आपका एक पेपर में रहता है ये। तो हम गेट पर मेनली फोकस कर रहे हैं फिलहाल। सो 8 to 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज 4 to 6 मार्क्स का तो अपना मिलना ही मिलना है। 4 to 6 मार्क्स का मतलब है कि हमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और वो 2 से 3 क्वेश्चन किन चैप्टर से रहेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कंडक्शन का पूछ लिया जाए। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी रहती है कि रेडिएशन का पूछा जाए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी रहती है कि हीट एक्सचेंजर का पूछा जाए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कंडक्शन से बनता है, उसके बाद रेडिएशन से बनता है, उसके बाद हीट एक्सचेंजर से बनता है। और उसके बाद किसी ईयर में अगर ज़्यादा पूछ दिया गया 10 मार्क्स तक का, तो कन्वेक्शन और फिन्स इनसे भी पूछ लिया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट ऑन? ठीक है, सो 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 4 क्वेश्चन में से 3 इन चैप्टर से मिलने का संभावना रहती है, बाकी एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक से मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका वेटेज इन एग्जाम्स। ठीक है, अभी लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो लर्निंग प्रोसेस अपना सेम है, हर सब्जेक्ट के लिए मैंने यही प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले जो क्लास नोट्स हैं और क्लास में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको तो स्किप करना ही नहीं है कैसे भी। ठीक है, तो ये आप करेंगे। ये करने के बाद जो भी बुक मैंने आपको बताई हैं या उनमें से जो भी बुक आपके पास है उसके सॉल्व एग्जाम्पल लगाना स्टार्ट करेंगे आप। सॉल्व एग्जाम्पल क्यों? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको ट्राई करो, अगर आपसे नहीं बना तुरंत सॉल्यूशन देखो। टाइम किल नहीं करना है, अपना मोमेंटम किल नहीं करना है। ठीक है, ओनली सॉल्व एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, बुक से अनसॉल्व नहीं लगाने हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन बुक से नहीं लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जब तक बनता जाता है क्वेश्चन तब तक तो आपका मोमेंटम बना रहता है, जहाँ एक आधा क्वेश्चन नहीं बना वहाँ आपका मोमेंटम टूट जाता है, आपका टाइम बर्बाद होता है। अनसॉल्व बुक से क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, क्योंकि बुक में क्वेश्चन का लेवल बहुत वेरी करता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का भी लेवल का उसमें क्वेश्चन होगा, गेट लेवल का भी होगा, ईएससी लेवल का भी होगा, कोई कोई आईएएस लेवल का क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बुक के अनसॉल्व का हर क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, हमारा मेन एम यहाँ पर गेट, ईएससी, पीएसयू और एसएससी जेई तक है, दैट्स इट। ठीक है, आईएएस लेवल ये सब हम लोगों को नहीं लगाने।
इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल आपको बुक से लगाने। फिर ये करने के बाद गेट पीवाईक्यू ख़त्म करेंगे आप। गेट पीवाईक्यू भी किस तरीके से करना है, पहले खुद से ट्राई करो। मान लो आपने 50 क्वेश्चन ट्राई किए, उसमें से लेट से वर्स्ट केस में आपसे 10 बने, 40 नहीं बने, ठीक है, तो उन 40 का सॉल्यूशन तुरंत चेक करना है। पीवाईक्यू की बुक आपको खरीदनी है सभी को, और ईएससी पीवाईक्यू की बुक भी खरीदनी है। प्री वाली तो होनी ही चाहिए, मेंस वाली हो ना हो, प्री वाली होनी ही चाहिए अगर आपका फोकस गेट है तो। फिर भी ईएससी पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए, ये सभी के पास रहनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। तो गेट पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे आप, उसमें से स्टार्टिंग में 50 में से लेट से आपके 10 बने, 40 नहीं बने, ठीक है, तुरंत उनका सॉल्यूशन चेक करो। सॉल्यूशन कई बार नहीं उसमें समझ पड़ता है तो वो क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों आप मुझसे डाउट की तरह भेज दो, मैं उसमें चेक करके बता दूंगा आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या सॉल्यूशन में दिक्कत है, या उसका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा दैट आई विल प्रोवाइड यू एज योर डाउट, ठीक है। इसके बाद जाएंगे आप ईएससी पीवाईक्यू करें। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये भी करते हैं, इन दोनों को करने के बाद वो पहले ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं। इसमें क्योंकि पेपर बड़ा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उनका प्रैक्टिस हो जाती है। फिर रियल एग्ज़ाम आपको गेट देना है, तो इसकी फिर लास्ट में आप चेक करने के लिए इन क्वेश्चंस को लगाओ। तो क्या है कि जब इसके 50 क्वेश्चन लगाओगे आप, पहले 10 बनेंगे, लेकिन अगर आप ईएससी के पहले कर लोगे तो वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे, 30 बनने लग जाएंगे, लेट से 20 नहीं बने। जो 20 नहीं बने उनको ध्यान देना है, सीखना है, लर्निंग 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 लर्निंग, ठीक है। यहाँ आपका ये रियल एग्ज़ाम नहीं है कि फ्रस्ट्रेट हो गए, लर्निंग प्रोसेस है। पूरे साल जितने टाइम भी आप तैयारी करेंगे, जो भी नया मिलता है क्वेश्चन, कंसेप्ट, थ्योरी, फिगर, सबको क्या करना है, लर्न करना है, दैट्स इट। ये करने के बाद देन यू विल स्टार्ट टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, हर सब्जेक्ट में मैंने बताया है, सब्जेक्ट वाइज देनी है, चैप्टर वाइज नहीं देनी है। चैप्टर वाइज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो तो ये है कि आप साल 1.5 साल का पूरा पैकेज लगा के बैठे हुए हैं कि मुझे यही काम है, कोई और काम नहीं है, तो आप चैप्टर वाइज भी जा सकते हैं। चैप्टर वाइज करना बुरा नहीं है, अच्छा है, बट वो मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। वो कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज दोगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, फिर इसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने लग जाओगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओगे। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये अपना सिलेबस हो गया, वेटेज हो गया, और अपना एक प्रोसेस हो गया किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब अपना हीट एंड मास ट्रांसफ़र। इसमें मास ट्रांसफ़र भी अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस उसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना है कि मास ट्रांसफ़र होता क्या है। एक आधा लाइन कहीं कहीं मैचिंग वैचिंग में पूछ देता है, एक आधा क्वेश्चन, वो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मास ट्रांसफ़र से इक्का दुक्का मैचिंग वैचिंग वाले क्वेश्चन में, एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में थ्योरी टाइप का एक स्टेटमेंट डाल देता है कि मास ट्रांसफ़र होता क्या है। बट मास ट्रांसफ़र हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, ये अपने को नहीं पढ़ना है, लेकिन बुक पे सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है भाई हीट एंड मास ट्रांसफ़र, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अपना फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, कंडक्शन। लेट्स सी।